गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। और सब ठीक चल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, वी स्टार्टेड विथ मटेरियल कॉस्टिंग एंड मैंने आपको मटेरियल कॉस्टिंग में बोला था हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। देखो, we have already covered costing part, how to calculate cost of the product, cost of the material कस्टमर को यूज करने के लिए। we have also covered EOQ, the best quantity to be ordered। EOQ ऑर्डर करने से क्या फायदा होता है बच्चों? your cost is minimized। why your cost is minimized? because your ordering cost and carrying cost both are equal। तो अगर मैं EOQ से शिफ्ट होता हूं, इफ आई ऑर्डर मोर देन EOQ और आई ऑर्डर लेस देन EOQ, इन बोथ द केसेस माय कॉस्ट इंक्रीजेस। तो जितने मार्जिन से कॉस्ट इंक्रीज होगी उतना अगर डिस्काउंट मिलता है तो वी मे थिंक ऑफ चेंजिंग EOQ। अदरवाइज वी विल ऑलवेज बी स्टिक टू EOQ ओनली। राइट, ये पहला पार्ट था। EOQ में दूसरा पार्ट हमने किया कि भाई EOQ से शिफ्ट होने के लिए उन्होंने ऑप्शंस दिए थे हमको। एक ऑप्शन में कॉस्ट वाज गोइंग अप, वी डिक्लाइन द प्रपोजल। दूसरे प्रपोजल में कॉस्ट वाज गोइंग डाउन, सो वी एक्सेप्टेड द प्रपोजल। राइट। अच्छा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, कैरिंग कॉस्ट व्हेन इट इज गिवन एज अ परसेंटेज। Carrying cost, when it is mentioned as a percentage, the percentage is always applied on buying cost. Carrying cost, whenever it is given as a percentage, the percentage is always applied on buying cost. क्योंकि buying cost अगर 100 है तो I will pay 100 for 1 unit. I am blocking my 100. If I am blocking my 100, I cannot invest 100 anywhere. अगर मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो 5%, 8%, 10%, 15% जो भी आपको कैरिंग कॉस्ट दी है, that much amount on 100 is lost, and opportunity lost is opportunity cost. So carrying cost, whenever it is given in terms of percentage, it is always applied on buying cost, right? फिर हमने देखा कि कैरिंग कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट में जैसा जैसा चेंज होगा कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी। और बाइंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में जब भी चेंज होता है आपको टोटल कॉस्ट ही निकालनी पड़ेगी। योर डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट। लेकिन अगर मेरे बाइंग कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है और मेरे कैरिंग कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं है, और अगर आप मुझे बोलते हो कि EOQ शिफ्ट करो, तो मेरा आंसर ना होगा। बिकॉज आई नो वेन एवर आई गेट शिफ्टेड फ्रॉम EOQ इवन बाय 1 यूनिट, माई कॉस्ट इज गोइंग टू गो अप। तो अगर डिस्काउंट होगा तो ही कैलकुलेशन होगा, और कैलकुलेशन में टोटल कॉस्ट वी नीड टू कैलकुलेट, विच विल हैव बाइंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज कैरिंग कॉस्ट, तीनों होंगे। क्या तक क्लियर है? फिर हमने देखा हाउ टू स्टोर द मटेरियल इन द वेयरहाउस, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि स्टॉक वैल्यूएशंस और उसके रिपरकशंस क्या होते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन का भी डिस्कशन कर लिया। अब दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने हैं हमको, एक है स्टॉक लेवल, दूसरा सेफ्टी स्टॉक। नाउ स्टॉक लेवल क्या चीज है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यू गाइज ऑलरेडी नो हाउ मच टू ऑर्डर, you guys already know how much to order. What do you order? EOQ. Why do you order EOQ? Because your cost is minimized. बराबर? So you know how much to order, but आपको ये भी पता होना चाहिए exactly when to place an order. क्योंकि सपोज आपके पास 3000 किलो का स्टॉक पड़ा है, आपके पास 3000 किलो का स्टॉक पड़ा है। ये प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कंजम्पशन विल आल्सो बी अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। 3000 का स्टॉक हर दिन थोड़ा 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 कम होके एक दिन जीरो पे आ जाएगा।
और हर एक मटेरियल जो होता है ना वो इमीडिएटली डिलीवर नहीं होता. मटेरियल टेक्स टाइम टू गेट डिलीवर्ड. Material takes time to get delivered, and that is called as lead time. Lead time means time interval between placement of order and delivery of material. ऑर्डर प्लेस करने से लेके माल मिलने तक जो पीरियड है दैट इज डिलीवरी टाइम. जैसे जोमैटो आप ओपन करते हो, आपको दिखाता है ना 40 मिनट्स, 43 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, दैट इज लीड टाइम. पर यहां पे मटेरियल जब खरीदते हो तो वो मिनट्स में नहीं, डेज में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है. तो ऐसा होगा कि अगर मैं जीरो पे पहुंचने के बाद, अगर मैं जीरो पे पहुंचने के बाद ऑर्डर प्लेस करूं, अगर मैं जीरो पे पहुंचने के बाद ऑर्डर प्लेस करता हूं तो ऐसा हो सकता है कि आई हैव टू वेट फॉर 2 days, 3 days, 5 days, 1 week, 2 weeks. तब तक प्रोडक्शन का क्या, आई विल बी आउट ऑफ स्टॉक. तो आई कैनॉट वेट टिल माई स्टॉक लेवल रीचेस डाउन टू द लेवल ऑफ जीरो. आई कैनॉट स्टॉप, आई कैनॉट वेट टिल दैट स्टेज. तो मुझे मटेरियल कभी ऑर्डर करना पड़ेगा उसके पहले ही, इन सच अ मैनर that by the time I place an order and receive material, I am having sufficient material with me to carry on consumption activity. मैं मटेरियल की ऑर्डर तब दूंगा जिससे मेरे पास सफिशिएंट टाइम हो टू रिसीव द मटेरियल. Because if I don't place order at a right time, if I delay in terms of placing an order, मैंने अगर लेट कर दिया, अगर मुझसे गलती हो गई, अगर मैंने डिले कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि मैं जीरो पे पहले पहुंच जाऊंगा और मुझे शायद 1, 2 दिन, 4, 5 दिन या 6 दिन या 1 हफ्ता, 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा माल लाने का. दैट मीन्स आई विल बी stock out. I will be out of stock. If I'm out of stock, क्या होगा? Workers will be in the factory और अचानक से मटेरियल खत्म हो गया. Do you think this is workers' responsibility? Do you think ये वर्कर की गलती है? नहीं. इसका मतलब workers will be sitting idle and I will have to pay for that idle time. मतलब ऐसा टाइम जो अनप्रोडक्टिव है, जो आपको कोई रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहा है, उस टाइम के लिए भी आप पैसा दे रहे हो. नुकसान ही नुकसान. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू गाइज क्लियर विथ इट? सो if I'm out of stock, my biggest problem, my initial problem is my workers will sit idle. And since they are not responsible for that, I will have to pay them for that span of time. दूसरा मेरा प्रॉब्लम होगा क्वांटिटी जो उस पीरियड में मैं मैन्युफैक्चर करता, whatever quantity I would have produced in that span of time, whatever quantity I would have produced in during that span of time, that quantity will not be produced anymore. मेरे पास मटेरियल ही नहीं है. सपोज मेरे 5 घंटे वेस्ट हो गए, 5 घंटे में मैं अगर 10,000 यूनिट्स बनाता, अब मेरे वो 10,000 यूनिट्स नहीं बनेंगे. 10,000 यूनिट्स नहीं बनेंगे तो 10,000 यूनिट्स नहीं बिकेंगे. तो देयर इज अ स्ट्रेट अवे लॉस ऑफ प्रॉफिट. 10,000 यूनिट्स नहीं बनेंगे, 10,000 यूनिट्स नहीं बिकेंगे, 10,000 यूनिट्स नहीं बिकेंगे, तो जो प्रॉफिट मैं कमा सकता था, the profit which I could have earned by selling those 10,000 units in the market, that profit is lost. Are you getting me? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मेरे 10,000 यूनिट्स मार्केट में नहीं पहुंचते, दैट मीन्स दैट इज रिडक्शन इन माय मार्केट शेयर. दैट इज अ रिडक्शन इन माय मार्केट शेयर. मेरे 10,000 यूनिट्स मार्केट में नहीं पहुंचेंगे तो मेरा मार्केट शेयर कम हो जाएगा. मार्केट शेयर कम होने से अफरा तफरी मच सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, सप्लायर अनसेटल हो सकते हैं, और सबसे बड़ा लॉस मेरा ये हो सकता है कि माय कस्टमर में गेट शिफ्टेड टू समवन एल्स, माय कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. क्योंकि एक चीज याद रखना, कस्टमर इज नॉट लॉयल टू अ ब्रांड, कस्टमर इज लॉयल टू प्राइस एंड नीड. If a customer needs the product, he will buy it anyhow. If a customer needs the product, he will buy it anyhow. Please make sure that you are understanding this.
मुझे अगर फीवरिश फील हो रहा है, मैं मेडिकल स्टोर पे जाता हूं, बोलता हूं भाई साहब क्रोसिन दे दो, वो बोलता है सर क्रोसिन नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने पूछा कब आएगा, तो बोलता है 2 दिन लगेगा। मैंने बोला ठीक है बेटा, 2 दिन के बाद आता हूं मैं, चलेगा तब तक। पागल हो क्या? आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। क्रोसिन नहीं तो मेटासिन, एनासिन, ये लो वो लो डोलो, कुछ तो दे। ऑल आई नीड इज पैरासिटामोल, ऑल आई नीड इज पैरासिटामोल, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो बच्चा लोग, इसका मतलब आई एम शिफ्टिंग टू अनदर ब्रांड, सो यू डोंट रीच द मार्केट, कस्टमर विल रीच somewhere else. Somewhere else means competitor. Your absence is someone else's benefit. आपका ना होना किसी और का फायदा करवा सकता है। किसका? बेस्ट फ्रेंड का? नहीं, वो अलग बात है, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। आपका ना होना किसका फायदा करवा सकता है? कॉम्पिटिटर का। एंड यू मे लूज योर कस्टमर फॉर एवर। तो बॉस, आउट ऑफ स्टॉक होने से अनप्रोडक्टिव टाइम का पेमेंट करना पड़ता है, प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, आई एम लूजिंग सम प्रॉफिट, मेरा मार्केट शेयर कम हो रहा है, एंड आई मे लूज माय कस्टमर फॉर एवर। ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए बेटर है कि यू शुड नॉट बी फेसिंग द सिचुएशन ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने चाहिए, आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने चाहिए। Are you understanding this? You can't be out of stock. तो हम क्या कर सकते हैं? If you cannot be out of stock, तो आप क्या कर सकते हैं? You should order material at a right time and you should order material at such a level of stock. देखो ये स्टॉक की लेवल है फिलहाल 3000 किलो। I should place an order at a right time. I should place order at such a time, at such a level of stock that by the time I receive the fresh lot, I should have enough material with me to carry on the consumption process. मैं ऐसे लेवल पे, स्टॉक लेवल पे ऑर्डर प्लेस करूंगा कि मेरे पास नया लॉट आने तक इनफ मटेरियल बचा हो टू कैरी ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड दैट लेवल इज नोन एज रीऑर्डर लेवल। दैट ऑर्डर इज नोन एज रीऑर्डर लेवल। That order is known as reorder level. अभी ध्यान से समझना, इसके लिए 2 चीजें समझ में आनी जरूरी है। एक तो यू शुड नो हाउ मच इज योर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, यू शुड नो हाउ मच इज योर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, और दूसरा आपको मालूम होना चाहिए हाउ मच इज द लीड टाइम। अब नॉर्मली आई नीड 75 kgs एवरी डे, नॉर्मली आई नीड 75 kgs एवरी डे। पर कभी कभार ऐसा हुआ है कि जब डिमांड एकदम जबरदस्त थी, मार्केट एकदम जोर शोर में था, तो मुझे 100 kgs भी कंज्यूम करना पड़ा है। और जब स्लैक चल रहा था, मार्केट में डिमांड नहीं था, तब मैंने 50 पर डे भी कंज्यूम किया। बट नॉर्मली मैं 75 kgs कंज्यूम करता हूं। कभी कभार 100 भी हुआ है, कभी कभार 50 भी हुआ है। और लीड टाइम की बात करूं तो नॉर्मली मेरा माल आ जाता है 4 दिन में। द लीड टाइम इज 4 days, मतलब ऑर्डर प्लेस करने से लेके डिलीवरी मिलने तक 4 दिन लगता है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि 6 दिन भी लगा है और कभी कभी 2 दिन में भी आया है। बट आई कैन नॉट जनरलाइज ऑल दोस थिंग्स। मैं जनरलाइज वही कर सकता हूं जो नॉर्मली होता है। अगर मैं आपको रोज जल्दी छोड़ूं तो आज भी वही एक्सपेक्ट करोगे। अगर अब मैं आपका लेक्चर रोज एक्सटेंड करूं तो आज भी वही एक्सपेक्ट करोगे। समथिंग दैट हैपेंस नॉर्मली इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इवन इन द फ्यूचर। तो बॉस, मेरे लिए ना 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एक तो मेरी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी मेरा लीड टाइम क्या है। अब कंजम्पशन इज माई लुकआउट, इट इज कंप्लीटली इन माई रीच, इट इज कंप्लीटली इन माई कंट्रोल। क्योंकि फिनिश गुड्स मैं बेच रहा हूं तो फिनिश गुड्स मैं बना रहा हूं, फिनिश गुड्स मैं बना रहा हूं तो फिनिश गुड्स के लिए कंजम्पशन भी मैं ही कर रहा हूं। फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल का कंजम्पशन अगर मैं कर रहा हूं तो रॉ मटेरियल का परचेज भी मैं कर रहा हूं, और रॉ मटेरियल का परचेज अगर मैं कर रहा हूं तो रॉ मटेरियल का स्टॉक भी मैं ही मेंटेन कर रहा हूं, तो वो मेरे अंडर है। बट लीड टाइम पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। दैट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिसाइडेड बाय द सप्लायर्स। हर एक सप्लायर का लीड टाइम अलग होगा। कोई 4 दिन में भेजेगा माल, कोई 5 दिन में भेजेगा माल, कोई 6 दिन में भेजेगा माल, कोई 1 हफ्ता लगाएगा, कोई 2 हफ्ते लगाएगा। दैट डिपेंड्स। So lead time is beyond my control,
लीड टाइम इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, इट इज डिसाइडेड बाय द सप्लायर, बट कंजम्पशन इज इन माई कंट्रोल। अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करके डिसीजन लेनी पड़ेगी। आई हैव टू टेक डिसीजन बाय कंबाइनिंग दीज टू इफेक्ट्स, इज दीज टू फैक्टर्स। So consumption requirement is normally I need 75 kgs. Once or twice I have used 100 kgs also, 50 kgs also, but I cannot generalize 150 because I know that I normally need 75. लीड टाइम जनरली मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं 4 दिन में माल आ जाता है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि 6 दिन भी लगा, कभी कभार ऐसा हुआ कि 2 दिन में भी आ गया, बट आई कैनॉट जनरलाइज 2 and 6। मैं जनरलाइज वही कर सकता हूं जो मेरे साथ नॉर्मली होता है। अब ध्यान से सुनिए, मेरी रीऑर्डर लेवल क्या होनी चाहिए? आई मस्ट प्लेस ऑर्डर एट सच अ लेवल ऑफ स्टॉक दैट बाय द टाइम आई गेट अ फ्रेश लॉट आई शुड हैव सफिशिएंट मटेरियल विथ मी। अब इसमें ना 2 अप्रोचेस होते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव अप्रोच, एक क्या होता है कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच मतलब जहां पे आपको रिस्क मिनिमाइज करनी है, जहां पे आपको प्रॉफिट की पड़ी नहीं है, आपको सेफ्टी की ज्यादा पड़ी है। आपका एक ही थॉट प्रोसेस है कि लॉस नहीं होना चाहिए और होता है तो कम होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज बीइंग कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव अप्रोच आपका यह कहता है कि बाबू मैक्सिमम आपको कितना दिन रुकना पड़ सकता है? 6 दिन। मैक्स टू मैक्स आपको 6 दिन रुकना पड़ सकता है, चलो ठीक है। 6 दिन से ज्यादा तो रुकना नहीं पड़ेगा, चलो ये भी ठीक है। मैक्सिमम आपको हर दिन कितना जरूरत पड़ सकता है? 100 किलो का। आपको मैक्सिमम 100 किलो की जरूरत पड़ सकती है और आपको मैक्सिमम रुकना पड़ सकता है 6 डेज तक। तो मैं क्या बोलता हूं, 600 किलो, 600 किलो पे ऑर्डर प्लेस कर दो। 600 किलो पे ऑर्डर प्लेस कर दो। 600 किलो पे अगर आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे, 600 किलो पे अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो आपको मैक्सिमम 6 दिन रुकना पड़ेगा और हर दिन मैक्सिमम 100 किलो भी अगर लगा तो भी आपका कंजम्पशन 600 का होगा। उतना स्टॉक तो आप रख के बैठे हो, तो बाय द टाइम यू गेट द फ्रेश लॉट you will be having enough material with you to carry on the consumption process. आपके पास पूरा मटेरियल बचेगा। आपको समझ में आया कंजर्वेटिव अप्रोच? अब मुझे बताओ, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल दैट एवरी टाइम इट विल टेक 6 days? डू यू थिंक इट विल टेक 6 days एवरी टाइम? नो। अरे 6 days इज अ मैक्सिमम लीड टाइम, वो रेगुलरली थोड़ी होगा, कभी कभार होता है। अगर रेगुलरली 6 days लगता तो 6 days नॉर्मल होता रे। तो 6 दिन लगेगा इज अ रेयर सिचुएशन। और चलो लगा भी तो हर दिन 100 थोड़ी लगेगा। आई होप यू गाइज आर रियलाइजिंग दिस। हर दिन 100 किलो लगना इज अ रेयर सिचुएशन। हर दिन 100 किलो लगना इज अ रेयर सिचुएशन। हर बार 6 दिन रुकना पड़ेगा, यह भी रेयर सिचुएशन। हर बार 100 किलो लगेगा, ये रेयर सिचुएशन है हर दिन। और हर बार 6 दिन लगेगा, ये भी रेयर सिचुएशन है। आपने रेयर इनटू रेयर, रेयरमो सिचुएशन को कवर कर लिया है। आप यू विल नेवर बी आउट ऑफ स्टॉक। अरे 600 के लेवल पे अगर आपने स्टॉक ऑर्डर कर दिया तो 6 दिन का मैक्सिमम स्टॉक बचा है। 6 दिन लगना इम्पॉसिबल, हर बार 6 दिन लगना इम्पॉसिबल, हर दिन 100 किलो लगना इम्पॉसिबल। फिर भी आप अज्यूम करके बैठे हो कि हर बार 6 दिन लगेंगे और हर दिन मैं मैक्सिमम कंज्यूम करूंगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतना रिकरिंग अगर 100 किलो का कंजम्पशन होता, इतना रिकरिंग अगर 6 दिन का लीड टाइम होता, तो बॉस वो नॉर्मल होता, मैक्सिमम नहीं। तो मैंने क्या किया, एब्सोल्युटली सेव कर दिया। तो फिर इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? एकदम सिंपल, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू
maximum lead time, maximum consumption into maximum lead time. I hope you guys are understanding this. It is maximum consumption into maximum lead time. There is nothing else. अच्छा, मुझे फटाफट बताओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेटिव अप्रोच? Yes, sir. Okay. Do you really feel there is even 1% chance that I will be out of stock? Do you really think there is only even 1% chance that I will be out of stock? बोलो, लगता है? Is there any scope? No, sir. लगता है I'll be out of stock? चांस ही नहीं है. Supplier taking 6 days is a rare situation, and I consume 100 kgs every day is another rare situation. I'm prepared for both. I will never be out of stock. Someday I'll come back to 75 ka consumption, and sometimes, or majority of times, I will come back to 4 days lead time. तो मेरे पास इनफ मटेरियल पड़ा रहेगा मेरे. I hope you're understanding this. So when you are going conservative, there is zero risk involved. But बच्चा लोग, let me tell you, you don't do business for being conservative. You don't do business for safety, you do business for profit. और जितना ज्यादा सेफ रहोगे उतना कॉस्ट ज्यादा होगा. जितनी कॉस्ट ज्यादा होगी उतनी आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी. The more you try to be safe, the higher will be the cost, and higher is the cost, lower will be the profit. तो कंजर्वेटिव बनने का सबसे बड़ा लॉस ये है और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि देयर विल बी लॉस ऑफ प्रॉफिट. तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आई हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक मतलब यू आर एक्सपोज टू द रिस्क. Yes, I want to take the risk because I'm doing business, and if I'm doing a business, I need profit, and if I want profit, I will have to take the risk because risk है तो profit है. जो तुम लोग सोच रहे हो वो नहीं है. रिस्क है तो प्रॉफिट है. समझ रहे हो? तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ये कहता है कि यार इतना क्यों डरता है तू? तेरी नॉर्मल रिक्वायरमेंट 75 की है, तेरी नॉर्मल लीड टाइम की रिक्वायरमेंट 4 डेज है, तो 75 नॉर्मली कंजम्पशन होता है, 4 तेरा नॉर्मल लीड टाइम है, तो तुझे 300 केजीज की जरूरत पड़ेगी. बराबर? 300 केजीज की एक्चुअली नॉर्मल रिक्वायरमेंट है मेरी. लेकिन अगर कभी 6 दिन लगा तो, अगर कभी 100 केजीज का कंजम्पशन का सिचुएशन आया तो ठीक है यार, डर मत. थोड़ा सा सेफ्टी स्टॉक रख दे अपने पास टू मीट विथ कंटिंजेंसीज, एंड इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर एट 600, स्टार्ट प्लेसिंग ऑर्डर एट 350 केजीज. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Can I say I'm taking a big risk? When I was having reorder level of 600 units, when I was having reorder level of 600 units, I did not have even 1% risk, क्योंकि मुझे पता था हर बार 6 दिन वेट करना इम्पॉसिबल और हर दिन 100 किलो लगना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. So basically, rare into rare, I was ready for the rare most situation. That means out of stock होने का कोई चांस ही नहीं है. बट अब आई कैन सेंस द रिस्क. भाई 75 मेरी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, 4 दिन मेरी नॉर्मल लीड टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो 300 किलो का कंजम्पशन नॉर्मली होता है. लेकिन अगर कभी कुछ जरूरत पड़े तो टू बी एट अ सेफर साइड मैंने 50 यूनिट्स का एक्स्ट्रा स्टॉक भी रख दिया है. तो मैंने 50 यूनिट्स का एक्स्ट्रा स्टॉक भी रख दिया है. अगर मैंने 50 यूनिट्स का एक्स्ट्रा स्टॉक रख दिया है तो मैं 350 के स्टेज पे ऑर्डर प्लेस करूंगा. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट 600. I'm not going to focus on 600. I will place order at 350. I will place order at 350. हाँ,
थोड़ी रिस्क तो दिख रही है। जितना कॉन्फिडेंट हम लोग 600 केजीज के रीऑर्डर लेवल पे थे, उतना कॉन्फिडेंस यहां पे छलक नहीं रहा। वी कैन नॉट से 100%, वी आर नॉट 100% श्योर के आउट ऑफ स्टॉक नहीं होंगे। 600 का जब स्टॉक रखा था, वी वर 100% श्योर के लॉस आउट ऑफ स्टॉक हो ही नहीं सकते, लेकिन अब रिस्क दिख रही है, और रिस्क दिख रही है मतलब दैट मींस यू आर टेकिंग द रिस्क, दैट मींस यू आर ऑप्टिमिस्टिक। अब इसका फायदा ये होगा, पहले मुझे किसी भी हालत में 600 पे ऑर्डर प्लेस करनी थी, अब तो मैं 600 के स्टॉक को देखता भी नहीं, अब तो मैं 350 पे आने के बाद ऑर्डर प्लेस करूंगा। पहले मैं 600 के लेवल पे ऑर्डर प्लेस करता था, अब मैं 350 के लेवल पे आने के बाद ऑर्डर प्लेस करूंगा। मतलब ऑटोमेटिकली 600 माइनस 350, 250 केजीज अब मुझे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 250 केजीज अब मुझे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और 250 केजीज अगर मुझे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है तो उतना कैरिंग कॉस्ट तो मैं सेव कर रहा हूं। 250 केजीज की कैरिंग कॉस्ट अगर मैं सेव कर रहा हूं, 250 केजीज की कैरिंग कॉस्ट अगर मैं सेव कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? कॉस्ट इज गोइंग डाउन, तो नेचुरली प्रॉफिट विल गो अप। लास्ट टाइम माय रीऑर्डर लेवल वाज 600। पहले मैं बहुत डरता था, कंजर्वेटिव बिहेव करता था, 600 के लेवल पे स्टॉक ऑर्डर करता था, लेकिन जब से मैं ऑप्टिमिस्टिक बना हूं, अब मैं 350 पे ऑर्डर करता हूं। इसका मतलब 250 केजीज की कैरिंग कॉस्ट मैं सेव करता हूं, और 250 केजीज की कैरिंग कॉस्ट इफ आई एम सेविंग, my profit is going up, and that is a benefit, that is a reward of you being optimistic. आपको समझ में आई बात? तो बॉस क्या किया आपने? नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम, normal consumption into normal lead time plus safety stock. Normal consumption into normal lead time plus safety stock. Safety stock is also known as minimum level stock. Safety stock is also known as minimum level stock. So safety stock कहो या minimum level stock कहो, एक ही बात है. Now guys, tell me honestly, have you clearly understood the concept here? फॉर्मूलाज का रट्टा मारने का नहीं, कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो लॉजिकली. बताओ मुझे, ये क्लियर है? चलो वीडियो ऑन करो पहले फटाफट, सुबह सुबह सोने का नहीं, पढ़ने का टाइम है. Yes guys, are you clear with reorder level? Yes, sir. So what is the best for us? If you are a businessman, optimistic is best for you. कंजर्वेटिव रखोगे तो सेफ्टी ज्यादा होगी, सेफ्टी ज्यादा होगी तो कॉस्ट ज्यादा होगी, कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होगी. बट इफ यू ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होगी तो थोड़ी रिस्क लोगे, तो रिस्क है तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि रिस्क लोगे तो कैरिंग कॉस्ट सेव करोगे. देखो, मुझे अचानक से 100 किलो हर दिन लगना या अचानक से 6 दिन वेट करना, ये रेयर सिचुएशन है. ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. बट बॉस, हर बार आई एम गोइंग टू सेव कैरिंग कॉस्ट ऑफ 250. हर बार आई एम गोइंग टू सेव द कैरिंग कॉस्ट ऑफ 250 kgs. हर बार आई एम गोइंग टू सेव द कैरिंग कॉस्ट ऑफ 250 kgs. Isn't it an advantage? हर बार 250 kgs की कैरिंग कॉस्ट बचेगी. हाँ, आई मे बी आउट ऑफ स्टॉक, आई मे नॉट बी आउट ऑफ स्टॉक. दैट इज अ रेयर सिचुएशन. वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हर बार कैरिंग कॉस्ट बचेगी, ये तो फैक्ट है. तो मेरा कॉस्ट बचने का चांस 100% है, क्योंकि हर बार 250 की कैरिंग कॉस्ट बचने वाली. हाँ,
अगेंस्ट दैट आई एम टेकिंग द रिस्क, शायद कभी कभार आउट ऑफ स्टॉक हो जाओ। समझ में आ रहा है? और आउट ऑफ स्टॉक हुआ भी तो भी कुछ मरने वाला नहीं हूं, आई कैन ऑलवेज गो फॉर इमरजेंसी परचेज, बट वो रेयरली होगा। पर हर बार 250 की कैरिंग कॉस्ट बचेगी, ये मेरे लिए एडवांटेज है। दैट विल ब्रिंग डाउन माई कॉस्ट, दैट विल ब्रिंग डाउन माई कैरिंग कॉस्ट, दैट विल इंक्रीज माई प्रॉफिट, जिसके लिए मैंने बिजनेस शुरू किया। आई होप दिस इज क्लियर। लवली। सो reorder level has got two approaches. One is conservative approach, second one is optimistic approach. Reorder level has got two approaches. One is conservative approach, second one is optimistic approach. Conservative approach is safety more, risk less. Optimistic approach is risk more, safety less. अब ICI या इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट, they generally follow this for calculation. इंडस्ट्री फॉलोज दिस। तो अगर कुछ नहीं बोला तो कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करके आ जाने का। लेकिन अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन नहीं है, तो यू कैन बी स्टिक टू ऑप्टिमिस्टिक। समझ में आ रहा है? इंडस्ट्री तो ऑप्टिमिस्टिक फॉलो करते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री में लोग क्वालिफिकेशन लेने नहीं आते, प्रॉफिट कमाने आते, तो उनके लिए प्रॉफिट मैटर करता है, क्वालिफिकेशन नहीं। लेकिन हम लोग क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो कंजर्वेटिव अप्रोच। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर? ओके। रीऑर्डर लेवल के बाद देयर इज वन मोर लेवल, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक। मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक इज एन अलार्मिंग स्टेज। अलार्मिंग स्टेज मतलब इस लेवल पे आने के बाद आपको पता चलता है कि बॉस इसके नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे अगर स्टॉक जा रहा है तो यू विल टेक एवरी सिंगल एक्शन टू मेक श्योर दैट यू आर रिसीविंग मटेरियल एज अर्ली एज पॉसिबल। मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक ये वो लेवल है, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक ये वो लेवल है जिसके नीचे आई वोंट प्रिफर माई स्टॉक गोइंग, नहीं जाना चाहिए। और अगर गया भी या जा भी रहा है तो मैं इमीडिएटली आई विल स्टार्ट टेकिंग फॉलो अप ऑफ वेयर माई मटेरियल इज रीच्ड। मैं सप्लायर को फोन करूंगा, भाई माल किधर है? अरे साहब 2 दिन में पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब आ रहा है। ओके, मैं सप्लायर को फोन करता हूं, अरे साहब वो ट्रांसपोर्टर्स का स्ट्राइक चल रहा था तो 4 दिन से कोई ट्रक नहीं मिला, आज ट्रक मिला है, 5-6 दिन आपको रुकना पड़ेगा। मतलब आई हैव टू गो एंड बाय इमरजेंसी, आई विल गो फॉर इमरजेंसी परचेज। बेसिकली आई विल स्टार्ट टेकिंग फॉलो अप of where my material is. I will start taking follow up so that I will not be out of stock. मेरे लिए this is an alarming stage. मेरे लिए this is an alarming stage. Alarming stage का मतलब समझते हो ना? It gives you a hint. जैसे बाइक में रिजर्व होता है, बाइक में रिजर्व होता है ना, होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो बाइक में जो रिजर्व होता है उसका काम क्या है? टू इंडिकेट कि जा अभी रिस्टोर करवा ले पेट्रोल, रिफिल इट, बराबर ना? हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं बिकॉज वी स्टे इन अ सिटी, प्रॉब्ली इन अ टाउन वेयर विद इन 1 किलोमीटर विसिनिटी पेट्रोल पंप इज अवेलेबल। बेसिकली आपकी बाइक आपको रिजर्व पे आने के बाद बता रही है जा पेट्रोल भर ले। हम क्या सोचते कि नहीं अभी तो रिजर्व पे आया है, 3 दिन और चला सकता हूं, वो अलग बात है। इसलिए हम लोग मिनिमम लेवल सीरियसली नहीं लेते बिकॉज देयर इज एम्पल सप्लाई अवेलेबल। जस्ट इमेजिन, अमावस की रात है, अमावस की रात, रात के 3:10 हो चुके हैं। आप अपनी पुरानी 15 साल पुरानी मोटरसाइकिल जिसका हॉर्न छोड़ के सब बज रहा है, ऐसा मोटरसाइकिल लेके आप जा रहे हो मोस्ट हॉन्टेड हाईवे, मुंबई गोवा हाईवे पे, NH17, और आपको रिजर्व का इंडिकेशन आया, आपने रिजर्व नाउ ऑन कर दिया। नाउ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट माइंड स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग, 2 लीटर का रिजर्व का टंकी है, पुराना बाइक है, मतलब माइलेज 35 kgs का, 35 लीटर 35 किलोमीटर का मिलेगा।
तो 2 लीटर इंटू 35, 70 किलोमीटर बाइक जा सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 10, 60, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी 10, 50, मतलब 50 किलोमीटर बाइक जा सकती है। आप बहुत टेंस्ड हो चुके हो, आप टेंशन में आते हो, आप फिर भी बाइक चला रहे हो और दूर कहीं एक लाइट नजर आती है और थोड़ी देर के बाद इन नो टाइम वो लाइट बड़ी हो जाती है, मतलब आप पहुंच जाते हो वहां पे, वो पेट्रोल पंप पे, बाइक पे हो ना तो पहुंच ही जाओगे, बट उस पेट्रोल पंप का एम्बियंस आपको पसंद नहीं आया, वो जो पेट्रोल भर रहा है आदमी वो भी पसंद नहीं आया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल मेक श्योर दैट आई एम गोइंग टू रिफिल द टैंक बिकॉज आई एम क्वाइट क्लोज टू बी आउट ऑफ स्टॉक, आई एम क्वाइट क्लोज टू बी आउट ऑफ स्टॉक। बच्चा लोग आया ना, सो मिनिमम लेवल स्टॉक इज एन अलार्मिंग स्टेज फॉर अस, और हमने मिनिमम लेवल स्टॉक यहां पे यूज कर लिए, देख लो। When I was discussing optimistic approach of reorder level, normal consumption into normal lead time plus minimum level stock किया था हमने। अरे हाँ या ना? तो guys, reorder level is equal to normal consumption into normal lead time plus minimum level stock। यही था ना अपना फॉर्मूला, हाँ या ना? अब that means your minimum level is equal to reorder level minus normal consumption into normal lead time। गणित, math, isn't it simple? Normal consumption plus normal lead time plus minimum level, that gives you ROL। तो ROL minus normal consumption into normal lead time must give you minimum level stock। It is that simple। That is why I don't allow you to buy hard formulas। By normal consumption into normal lead time is what I normally need plus minimum level stock will give me ROL। Okay, so from ROL if I subtract normal consumption into normal lead time I should get minimum level stock। दोनों फॉर्मूला, दोनों आंसर्स एक ही फॉर्मूला से जनरेट होते हैं, इसीलिए इंडस्ट्री पहले मिनिमम लेवल डिसाइड करती है, उसमें नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल लीड टाइम ऐड करके ROL डिसाइड होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, आई होप दिस इज क्लियर। एकदम क्लियर है? सो रीऑर्डर लेवल इज द लेवल एट विच यू प्लेस एन ऑर्डर। Reorder level is the level at which you place an order, and at reorder level you place an order for EOQ. At reorder level you place an order for EOQ. Am I right? So EOQ is a quantity that is ordered. EOQ is a quantity that is ordered. EOQ is a quantity that is ordered, but ROL is a level at which that quantity is ordered. दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? मेरे स्टॉक कम होते 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 रीऑर्डर लेवल पे पहुंचता है, दैट इज अ स्टॉक लेवल दैट आई एम होल्डिंग इन माय वेयर हाउस, और ऑर्डर जो प्लेस करता हूं दैट इज EOQ। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप पाव भाजी खाते हो, जनरली व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर फॉर पाव भाजी आपको भाजी मिलती है और 2 पाव मिलते हैं, तो 2 पाव में अपना कुछ होता नहीं है, बढ़ती उम्र है, तो हम लोग और 2 पाव के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं। कब? जनरली व्हेन ओनली 1 पाव इज लेफ्ट। तो प्लेट में जो 1 पाव बचा है ना दैट इज रीऑर्डर लेवल। प्लेट में जो 1 पाव बचा है दैट इज रीऑर्डर लेवल, और जो 2 पाव आपने मंगाया ना दैट इज योर रीऑर्डर क्वांटिटी। आपको जरूरत पड़ी तो आप 3 भी मंगा सकते हो, बट दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। प्लेट में कितना पड़ा है दैट इज रीऑर्डर लेवल। तो वेयरहाउस में जो पड़ा है दैट इज रीऑर्डर लेवल, और जिसका ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी, एंड जनरली रीऑर्डर क्वांटिटी इज प्रिफर्ड टू बी EOQ। जनरली रीऑर्डर क्वांटिटी इज प्रिफर्ड टू बी EOQ, क्योंकि EOQ के फायदे आप जानते हो। EOQ के आपका कॉस्ट मिनिमम होता है, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दोनों एक सेम होने की वजह से योर टोटल कॉस्ट ऑल्सो रिड्यूसेस।
बट हाँ, मुझे अगर डिस्काउंट मिलता है तो मैं ईओक्यू से शिफ्ट होकर कुछ और भी मंगा सकता हूं। तो द बेस्ट टर्म इज ROQ, री ऑर्डर क्वांटिटी। जिसका ऑर्डर जाता है दैट इज री ऑर्डर क्वांटिटी, प्रेफरेबली इट शुड बी ईओक्यू। जिसका ऑर्डर जाता है दैट इज री ऑर्डर क्वांटिटी, प्रेफरेबली इट शुड बी ईओक्यू। बट जिस लेवल पे वो ऑर्डर जाता है दैट इज री ऑर्डर लेवल। आपके पास जो स्टॉक बचा है दैट इज स्टॉक लेवल, री ऑर्डर लेवल। और आप जिसका ऑर्डर प्लेस करते हो दैट इज री ऑर्डर क्वांटिटी विच इज सपोज टू बी EOQ. Now I hope you guys are very clear about ROL and ROQ. Yes, sir. Okay. So my next stock level is maximum level of stock. My next stock level is maximum level of stock. मतलब मुझे मैक्स टू मैक्स कितना स्टोर करना पड़ सकता है। अब तुम लोग सोचो कि क्या जरूरत है ये सब की, तेरे को क्या करना है मैक्सिमम से? भाई बहुत जरूरत है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप अपना बिजनेस सेट कर रहे हो, ओके, आपको वेयर हाउस चाहिए। आपके ब्रोकर ने आपको 3 वेयर हाउस दिखा दिए। आपके ब्रोकर ने आपको 3 वेयर हाउस दिखा दिए। आपके ब्रोकर ने आपको 3 वेयर हाउस दिखा दिए। वेयर हाउस नंबर 1, वेयर हाउस नंबर 2, वेयर हाउस नंबर 3। वेयर हाउस नंबर 1 की कैपेसिटी है 1000 kgs और इसका रेंट है 10,000 पर मंथ। वेयर हाउस 2 की कैपेसिटी है 10,000 वेयर हाउस 1 की कैपेसिटी है 1000 kgs, रेंट है 10,000 पर मंथ। वेयर हाउस 2 की कैपेसिटी है 10,000 kgs जिसका रेंट है 1 लाख पर मंथ। और वेयर हाउस 3 की कैपेसिटी है 1 लाख kgs जिसका रेंट है 2 लाख पर मंथ। कौन सा वाला वेयर हाउस सिलेक्ट करोगे? व्हाट वुड यू प्रिफर? इसी के लिए तो जानना जरूरी है कि मैक्सिमम मेरा स्टॉक कितना जा सकता है। अगर मुझे लगता है कि मेरा मैक्सिमम स्टॉक 900 kgs होगा, दीज 2 ऑप्शंस आई विल नेवर एग्जीक्यूट। अगर मुझे लगता है कि मेरा मैक्सिमम स्टॉक 15,000 kgs होगा, तो ये दोनों ऑप्शंस मेरे लिए फेल हो रहे हैं, ये लेना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है मेरा मैक्सिमम स्टॉक 7,500 ही जाएगा, तो ये 2 ऑप्शंस फेल हो जाएंगे, आई विल गो फॉर दिस। इसीलिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड नोइंग मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक बच्चा लोग? यस, अभी ध्यान से सुनना। हैव अ ग्लांस ऑन दिस। हाउ मच इज योर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट? 100 kgs? How much is your minimum requirement? 50 kgs, but you normally consume 75 kgs. Your normal requirement, you normally get material in 4 days. Sometimes you have to wait for 6 days also. Sometimes you have received material in 2 days also. Am I right? चलो, सो मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक जानने के लिए देखो, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मेरा ना रीऑर्डर लेवल है 1000, मतलब 1000 पे मेरा जैसे ही स्टॉक चला जाता है, द मोमेंट माय स्टॉक रीचेस 1000 kgs, आई प्लेस एन ऑर्डर फॉर फ्रेश लॉट। मेरा फ्रेश लॉट EOQ बोलो या ROQ बोलो, कुछ भी बोलो, है 1500 का। मेरा EOQ बोलो या ROQ बोलो, whatever, I place order for 1500 units. The moment my stock reaches to the level of 1000, I place order for 1500 units. लेकिन 1500 units मिलने तक शायद मुझे 6 दिन रुकना पड़ सकता है, शायद मुझे 4 दिन रुकना पड़ सकता है, और I might have to wait for even 2 days. I hope you are understanding this. I may have to wait for 6 days, I may have to wait for 4 days, I may have to wait for even 2 days. और इस हर दिन या तो मेरा कंजम्पशन मैक्सिमम होगा या नॉर्मल होगा या फिर मिनिमम। आया ना?
Let us understand the first scenario. I placed an order at 1,000. I placed an order at 1,000. लेकिन मीनवाइल 6 दिन लगा और 6 दिन में 100 किलो कंज्यूम हो गया, तो 1000 के लेवल पे स्टॉक ऑर्डर करने के बाद मेरा 600 का तो कंजम्पशन हुआ है बाय द टाइम आई एम गेटिंग द फ्रेश लॉट। तो 1000 में से अगर 600 का कंजम्पशन हुआ है तो आई एम डाउन टू 400, और फिर मुझे 1500 मिलता है, तो उस दिन मेरे पास 1900 का स्टॉक होगा बच्चा लोग। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंजम्पशन सिर्फ 300 का हो, 375 इंटू 4। सो 1000 पे आई प्लेस एन ऑर्डर, मीनवाइल बाय द टाइम आई गेट द फ्रेश लॉट 300 kgs आर कंज्यूम, सो 700 पे हूं मैं and I'm receiving 1500. So on that day I will have to store 2200 max. Am I right? या फिर ऐसा हो सकता है कि मिनिमम हो, सिर्फ 100 का ही कंजम्पशन हो। सो 1000 पे आई प्लेस्ड एन ऑर्डर बट आई एम कंज्यूमिंग ओनली 100, सो आई एम एट 900। 900 पे हूं, 1500 मिला, 2400 is the maximum quantity that I may reach in terms of stock. Have you guys understood this? Yes, sir. So basically, reorder level. At reorder level, you place order for reorder quantity which you receive. Meanwhile, your consumption should be minimum for minimum lead time. Your consumption should be minimum for minimum lead time. Logically सोच के देखना. If you consume minimum, you will be left with maximum. Isn't it logical? मैंने तो प्रूव करके बताया आपको तीनों सिनारियो में। अगर मैं कंज्यूम कम करूंगा तो मेरे पास ज्यादा स्टॉक बचेगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? रीऑर्डर लेवल minus minimum consumption into minimum lead time plus ROQ, and this ROQ is preferably EOQ. This ROQ is preferably EOQ. Are you guys understanding this? Yes, sir. Are you sure? You understood the derivation of this formula. Now, minimum level is an alarming stage. Maximum level is a maximum quantity which you may have to store on any one given day. They are not at all connected. Please stop thinking maximum के लिए minimum आता है तो minimum के लिए maximum क्यों नहीं? सोचना भी मत. There is no connection. I know how you can think. अब मैं बस जानता हूं किधर तक जाती है सोच. Don't even think about it. दोनों अलग concepts है. Minimum is alarming stage. Maximum is stock level, max to max I have to store on any one given day. It's a maximum capacity, maximum quantity to be stored. दोनों का एक दूसरे से कोई connection नहीं है. Since you are looking out for maximum storage, please consumption has to be minimum. Is that part clear? फिर एक होता है average stock level, or you may call it as average level of stock. Maximum level plus minimum level divided by 2. Maximum level plus minimum level divided by 2. Maximum level plus minimum level divided by 2 will give you this answer. Twice it has happened that they have asked average stock for 8 months. For average, you need maximum level as well as minimum level.
and for maximum and minimum you need ROL. तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट ROL, फिर आपको निकालना पड़ेगा मिनिमम, फिर मैक्सिमम और फिर एवरेज निकलेगा, तो 4 आंसर 8 मार्क्स. ठीक है. एंड द लास्ट लेवल इज डेंजर लेवल. अब डेंजर लेवल बेसिकली इज लाइक स्नूजर. इट इज वन मोर लेवल बिलो मिनिमम लेवल. मिनिमम लेवल पे इट्स एन अलार्मिंग स्टेज. क्या करते हो आप लोग? यू स्टार्ट टेकिंग फॉलो अप ऑफ मटीरियल. कहां पहुंचा है, किधर पहुंचा है, कब आएगा, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो यू विल डू सम अरेंजमेंट. सो बेसिकली इट्स प्लानिंग. डेंजर लेवल मतलब द मोमेंट योर स्टॉक रीचेस इवन बिलो मिनिमम लेवल विच इज डेंजर लेवल, यू विल स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग इट. जाओ चप्पल पहन बाहर निकल, माल लेके आ, यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ स्टॉक. So it is one more level below alarming stage. It is one more level below minimum stage. So basically you consider your normal consumption, and since you are almost on the verge of getting out of stock, apply emergency lead time, which will be given to you in the question. तो मिनिमम लेवल इज एन अलार्म, डेंजर लेवल इज स्नूजर. और तुम लोग का जनरेशन अलार्म पे नहीं उठता, स्नूजर पे उठता है. 6 बजे का अलार्म लगाते हो, अलार्म बजता है, स्नूज 5 मिनट, वापस 5 मिनट बाद 6:05 को बजेगा, वापस स्नूज 5 मिनट, फिर वापस बजेगा स्नूज 6:15. नाउ डू यू रियलाइज नो 6:15 हो गया, नाउ आई विल बी लेट. ओके, देन यू गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग. सो यू डोंट गेट अप एट अलार्म, यू गेट अप एट स्नूज. दैट इज डेंजर लेवल. मिनिमम लेवल इज एन अलार्मिंग स्टेज, डेंजर लेवल इज अ स्नूजर. इंडस्ट्री में मिनिमम लेवल इज फॉलोड, डेंजर लेवल इज नॉट टेकन दैट सीरियसली. जरूरत ही नहीं है ना. यू आर व्हाई यू वांट टू गो फॉर इमरजेंसी परचेज, बिकॉज इमरजेंसी परचेज will always be at a high cost. आपको समझ में आया? Just have a glance on these formulas. I have already given you these formulas in the textbook, so don't waste your talent in copying this. See, you have everything in this textbook. Maximum into maximum, ROL minus minimum into minimum plus reorder quantity. Then you are also having ROL minus normal consumption, normal lead time, average, danger, normal consumption into emergency lead.